हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। ठीक है गाइस, तो हम प्लाज्मा झिल्ली की आज संरचना का अध्ययन करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना का जो मॉडल है गाइस, इसको समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल्स दिए, लेकिन जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। इसी के मॉडल को आज हम स्टडी करते हैं। ये मॉडल बताता है गाइस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड की दोहरी झिल्ली से बनी होती है, दो परतें होती हैं जिसमें प्रोटीन तैरते रहते हैं गाइस। इससे पहले कुछ और भी मॉडल्स दिए गए थे। गार्टर और ग्रेंडल ने 1925 में दिया था। इन्होंने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड की बाइलेयर बताया। और डेनियल और डेवसन ने 1935 में एक मॉडल दिया। लिपिड की बाइलेयर के दोनों ओर प्रोटीन की पतली परतें होती हैं। इन्होंने ये बताया गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये लिपिड की दो लेयर होती हैं। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे होगी। ठीक है, ये लिपिड की दो लेयर्स होती हैं गाइस। ओके, ये लिपिड की दो लेयर्स है। ये बाहरी झिल्ली होगी और ये आंतरिक झिल्ली होगी। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, ये जो होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। ये जो माचिस की तीलियां जैसी दिखाई दे रही हैं, तो ये वाला जो एंड है इसका, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर का, तो फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, तो ये होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है। और ऊपर का वाला जो एंड होता है ये होता है गाइस हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। इस वाले रीजन को हाइड्रोफिलिक एंड के नाम से जाना जाता है। इनमें कहीं कहीं पर दो प्रकार की गाइस प्रोटीन होती हैं। अब मैं प्रोटीन को देख लेते हैं। देखिए हम प्रोटीन बनाते हैं, इसमें दो प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है जो अंदर धसी होती है दोनों लेयर्स के बीच। ठीक है, दोनों लेयर्स में ये प्रोटीन धसी होती है। इस प्रोटीन को कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। और इसके अलावा ये पूरी नहीं धसती, थोड़ा डूबी हुई रहती है, ये प्रोटीन कहलाती है गाइस पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन पाई जाती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल के, ये ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है आउटर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये नीचे वाली हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली हो जाती है। इसमें दिखाया गया है गाइस। ओके, और ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है इसमें धसी हुई। और इसमें बाहर की तरफ होती है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल के ये पैचेस पाए जाते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो सिंपल संरचना होती है। इसको बताया था निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की फिर से बात कर लेते हैं। देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना फास्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन दो प्रकार की होंगी, इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाएंगी इसमें, मैंने जैसे बताया ही था। ठीक है, पूरी धसी हुई होगी दोनों लेयर्स के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में ये, ठीक है, ये होगी इंटीग्रल प्रोटीन। और इधर वाली जो दोनों झिल्लियों को पार नहीं कर रही होगी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को, वो पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, नामक कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। और झिल्ली को स्थिरता देने के लिए कोलेस्ट्रॉल भी इसमें उपस्थित होता है गाइस। अब आता है नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य देख लेते हैं गाइस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, ये कुछ आवश्यक पदार्थों को ही अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। ठीक है, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कार्य करती है। ठीक है, विसरण, परासरण, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन का काम करती है। संरक्षण, ये कोशिका को बाह्य आघातों से या बाहरी
बाहर से होने वाली हानियों से बचाती है। फिर आता है संचार, सेल्फ कम्युनिकेशन। तो रिसेप्टर प्रोटीन की मदद से कोशिका बाहरी संकेतों को पहचानती है। ठीक है, कोशिका पहचान। सेल रिकॉग्निशन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कोशिका की पहचान करते हैं। होम्योस्टेसिस बनाए रखना, समस्थापन बनाए रखना। इसका मतलब अंदर और बाहर का वातावरण जो है कोशिका का, उसको बनाए रखने में मदद करती है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का काम करती है। बड़े अणुओं को अंदर आने देती है और कुछ बड़े अणुओं को बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो गाइज यहाँ पर ये सेलेक्टिव परमेबल प्लाज्मा झिल्ली का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है।